नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का पंचनामा। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। अजीत पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित। पीएम मोदी से लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जताया शोक। कल होगा अंतिम संस्कार। अजीत पवार के निधन पर विपक्ष ने उठाए सवाल। ममता बनर्जी और उमर अब्दुल्ला बोले, अजीत पवार के विमान क्रैश की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जांच। संसद के बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष का हंगामा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस का हंगामा। किरण रिजिजू बोले, देश माफ नहीं करेगा। भारत ईयू के बीच हुई डील पर ट्रंप के सांसद का बड़ा बयान। सांसद जैस्मिन ग्रीक बोले, भारत इस डील से बहुत फायदा उठाने वाला है। ट्रंप की बड़ी मुश्किलें। देश भर में यूजीसी के नए नियमों का विरोध हुआ तेज। नए नियमों को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। कोर्ट तत्काल सुनवाई के लिए तैयार। खबरों में सबसे पहले बात अजीत पवार के निधन की। आज महाराष्ट्र की राजनीति में शोक की लहर दौड़ पड़ी। एक ऐसा नाम जो 4 दशकों से सत्ता के केंद्र में रहा, आज उसी नाम को लेकर सवाल, सन्नाटा और पूरा देश गम में डूबा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार दुनिया को अलविदा कह गए। मुंबई से बारामती जा रहा चार्टर्ड विमान लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। विमान में सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई। पीएम मोदी से लेकर सीएम फडणवीस तक राजनीतिक हस्तियों ने अजीत पवार के निधन पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुखद विमान हादसे से मैं बहुत स्तंभ हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने खुद हादसे की जानकारी भी ली, जिसके लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात की गई। सीएम फडणवीस ने महाराष्ट्र में 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। राजीव सर, अचानक अजीत पवार जिस तरह से गए, उसको लेकर कितनी बड़ी राजनीतिक क्षति? देखिए, क्षति तो है। ये क्षति महाराष्ट्र के लिए भी है, देश के लिए भी है और खासकर एनडीए के लिए भी है। जिस तरीके से अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती थी, उसमें देवेंद्र फडणवीस के लिए भी एक बड़ी क्षति है, जो अभी महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में आए हुए हैं। 2 डिप्टी सीएम, एक अजीत पवार, एक एकनाथ शिंदे। अजीत पवार के साथ दोस्ती केवल और केवल इन्हीं समय पर नहीं थी कि वो एनडीए का हिस्सा हो गए। एनडीए से पहले भी जब पिछली बार उद्धव ठाकरे परेशान कर रहे थे, तो उस समय भी अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि उस समय शरद पवार के दबाव में आकर सरकार चली नहीं, पार्टी इनके कब्जे में नहीं था, विधायक इनके साथ नहीं थे, तो इस्तीफा देना पड़ा। खैर, अभी उनकी मौत हो गई। मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बस ये होना चाहिए कि अगर मौत हुई है तो उसके बाद उनके परिवार को किस तरीके से उन संवेदना में सब लोगों की भूमिका हो। और यही महाराष्ट्र की राजनीति में आगे आने वाले समय में देखा जाएगा कि अजीत पवार, उनके परिवार के दूसरे लोग, यानी कि पार्थ पवार, जो अभी राजनीति में आए थे, पिछली बार लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, और अभी एनसीपी जो अभी शरद पवार से अलग है, उस पार्टी में, अपनी ही पार्टी में सुनेत्र पवार के साथ मिलजुल कर कोशिश कर रहे थे कि अगली पीढ़ी के नेताओं को साथ जोड़ा जाए। उनके लिए भी एक क्षति है, परिवार के लिए भी, देश के लिए भी, महाराष्ट्र के लिए भी, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के लिए जिनका अजीत पवार के साथ बेहतर संबंध था, और दिल्ली में बैठे शीर्ष नेतृत्व के लिए भी कि अजीत पवार जैसा नेता जो कि धीरे धीरे एनडीए के विचारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से महाराष्ट्र में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाए, उनके लिए समस्याएं अब पैदा हो सकती है। जी, खबरों में आगे का रुख करते हैं। अजीत पवार के निधन पर विपक्ष अपनी गंदी सियासत से बाज नहीं आया। ममता बनर्जी ने कहा है कि 2 दिन पहले ही ये बयान सामने आया था कि दूसरी राजनीतिक पार्टी के एक नेता ने दावा किया कि अजीत पवार बीजेपी छोड़ने पर विचार कर रहे थे। ऐसे में अचानक हुए इस हादसे ने कई लोगों के मन में शक पैदा किया है। सीएम ममता ने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। उनका कहना है कि अब दूसरी जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो राजनीतिक दबाव में काम करती हैं। जनता को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। इसी तरह के सवाल जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी
भी उठाए, जबकि बारामती में क्रैश हुए अजीत पवार से जुड़े विमान के मालिक वीके सिंह ने कहा है कि प्लेन बिल्कुल सही हालत में था और पायलट बहुत अनुभवी थे। विपक्ष जिस तरह से इस पर सवाल उठा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है राजीव सर? देखिए, ममता बनर्जी खुद एक चीफ मिनिस्टर है और एक चीफ मिनिस्टर जब दूसरे प्रधानमंत्री हों, दूसरी सरकारें हों, उसके ऊपर इस तरह के सवाल उठाते हैं तो उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। ममता बनर्जी इन दिनों ऐसी राजनीति करने लगी है जिसकी परंपराएं कभी राजनीति में रही नहीं। कांग्रेस के भी कई नेताओं की मौत हुई, एक दो नहीं, ऐसे दर्जनों नेता की मौत हुई सस्पिशियस परिस्थितियों में। यहां तक कि गांधी नेहरू परिवार में राजीव गांधी की हत्या की गई, इंदिरा गांधी की हत्या की गई, या फिर संजय गांधी की मौत प्लेन क्रैश में हुई। ये सारे जांच में क्या रिपोर्ट सामने आए, वो जिसने ह्यूमन बम बनकर राजीव गांधी को उड़ाया, उसकी सजा माफ कर दी गई। सोनिया गांधी ने खुद सहमति दी आगे की सजा के लिए, उस पर भी सवाल नहीं उठाए गए। माधवराव सिंधिया की मौत हो गई, सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की मौत हो गई क्रैश में ही। कई मंत्रियों की, भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेता गोपीनाथ मुंडे थे, उनकी भी मौत हो गई दुर्घटना में। लेकिन फिर भी ये सारे राजनीतिक पार्टियों में ऐसा नहीं था। जांच तो होनी है, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो जांच होनी है, लेकिन जांच से पहले जिस तरीके की राजनीति की जा रही है, ममता बनर्जी जैसे बोल रही हैं, केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, सरकार के दबाव में काम कर रही है। तो क्या आप कहीं सरकार नहीं चलाती हो? फिर यही सवाल तो सुप्रीम कोर्ट में उठना चाहिए। कोलकाता पुलिस पर भरोसा नहीं है, रेप हुआ है सीबीआई ही जांच करेगी। कोलकाता पुलिस पर भरोसा नहीं हुआ है, मर्डर हुआ है तो सीबीआई के हवाले किया जाए। वहां पर जितनी घटनाएं घट रही है, कोलकाता पुलिस को भंग कर दिया जाए, सेंट्रल पोस्ट भेज दिया जाए, क्योंकि वहां पर भरोसा इनके ऊपर किया ही नहीं जा सकता। आप भरोसा नहीं करोगे, आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए डर्टी पॉलिटिक्स है, गंदी राजनीति है जिस तरीके से इन लोगों ने सवाल उठाए। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को जो इधर से उधर जा रहे हैं, अगर अजीत पवार की बात करते हैं, अजीत पवार कभी सोच ही नहीं सकते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी से फिर से अलग होंगे और उनकी पार्टी वैसे ही रहेगी, क्योंकि उनको पता है कि अजीत पवार शरद पवार से अलग हुए सिर्फ एक वजह थी कि उनका मानना था कि हम अभी बदलते हुए राजनीतिक परिस्थितियों में अपना अलग रास्ता अपनाना चाहिए। इसलिए उन्होंने शरद पवार को कन्विंस करने की कोशिश की कि एनडीए का हिस्सा बन जाइए। उसी शर्त पर वो एनडीए में शामिल होने के लिए उन्होंने पार्टी तोड़ी। फिर एनडीए छोड़ देते तो उनकी पार्टी फिर से टूट सकती थी। वो जानते हैं कि हमारे साथ जो लोग हैं वो इसलिए हैं कि सरकार का हिस्सा है। तो इसलिए ऐसी राजनीति करने वाले उमर अब्दुल्ला हों या फिर अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो, ये सारे लोगों के खिलाफ जांच होनी चाहिए कि ऐसी बातें आप देश में दंगा भड़काने के लिए, अगर इनके बयानों के आधार पर अजीत पवार के समर्थक महाराष्ट्र के अंदर कुछ हंगामा खड़ा कर दें, मारपीट करते, दंगा पैदा कर दें कि नहीं नहीं ये जरूर साजिश है, राजनीतिक साजिश का शिकार हो गए हैं, तो उसकी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों पर होगी। इसलिए पहले ही इनकी जुबान बंद करने की कोशिश होनी चाहिए। जी, खबरों में अब बात संसद सत्र की। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। इस दौरान विपक्ष के सांसदों ने जमकर हंगामा किया, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के वक्त जिस तरह विपक्ष और कांग्रेस के लोगों ने हंगामा किया है, देश उन्हें माफ नहीं करेगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने भी सांसदों से सदन चलाने में सहयोग की अपील की। सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के दफ्तर में विपक्षी नेताओं की बैठक भी हुई, जिसमें राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश, द्रमुक नेता टीआर बालू और समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद जावेद अली खान जैसे नेता शामिल हुए, जहां मनरेगा और विदेश नीति पर सरकार को घेरने की रणनीति बनी। पहले ही दिन और जिस तरह से विपक्ष ने अभिभाषण के दौरान हंगामा किया, तो क्या इनका मंसूबा है? देखिए, मंसूबा साफ है, स्पष्ट है कि हम कोई परंपरा नहीं मानेंगे, हम कोई नियम कानून नहीं मानेंगे, हम किसी व्यवस्था को चलने नहीं देंगे, हम अव्यवस्था पैदा करेंगे, अराजकता का माहौल तैयार करेंगे। क्योंकि आपको इन परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए। वो स्पीकर नहीं है, अभिभाषण देने वाले प्रेसिडेंट है, जिसको कहा जाता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अगर पुरानी परंपरा देखा जाए तो हमेशा राष्ट्रपति के अभिभाषण में यही होता है, सरकार की सफलता को गिनाया जाता है, देश की मजबूती को बताया जाता है, ये इतने सालों में सरकार ने क्या किया, उसी बात को रखा जाता है पटल पर। वो स्पीकर नहीं है या राज्यसभा के चेयरपर्सन नहीं है।
ये राष्ट्रपति हैं, उनको उसी तरीके से अभिभाषण में जो लिखे हुए रहते हैं सरकार की सफलता के बारे में वही बताना होता है। लेकिन इन लोगों के साथ समस्या क्या है कि इनको समझ नहीं आता कि सरकार की सफलता, देश की सफलता मोदी की सफलता है, उसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ऐसे समय में भी ये हंगामा खड़ा कर देते हैं। किरण रिजिजू ने सही कहा कि देश इनको माफ नहीं करेगा, क्योंकि इन लोगों को अब मर्यादाओं का ख्याल नहीं, नियम कानून का ख्याल नहीं। राहुल गांधी केवल संविधान की किताब लेकर चलते हैं, संविधान न पढ़ते हैं न उसको अपने अंदर बसाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा ही माहौल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जी, अब बात अगली खबर की। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान हो चुका है। दोनों देशों ने ज्यादातर सामानों पर शून्य या कम टैरिफ लगाने पर सहमति जताई। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के सांसद जेमिसन ग्रीक ने फ्री ट्रेड डील को लेकर बड़ा बयान दिया। ग्रीक ने इस डील को भारत के लिए फायदेमंद का सौदा बताया। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमसिन ग्रीन ने आगे कहा कि भारत यूरोपीय संघ के साथ अपनी ट्रेड डील से एक बड़ा विनर बन चुका है। नई दिल्ली ने मार्केट एक्सेस और इमिग्रेशन के मौकों में काफी फायदे हासिल किए हैं। इस डील में भारत टॉप पर है। उन्हें यूरोप में ज्यादा मार्केट एक्सेस और इमिग्रेशन मिलेगा। ट्रंप के सांसद का यह बयान अमेरिका में ट्रंप की बढ़ती मुश्किलों की तरफ एक इशारा कर रहा है। जिस तरह से ट्रंप के सांसद का बयान आया राजीव सर, तो क्या इससे डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए, इस ट्रेड डील के साइन होते ही डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ रही है, और ये अब दिखाता है कि ट्रंप प्रशासन के लोग, ट्रंप के इर्द गिर्द के लोग और उनके अपने ही सांसद, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, ये सारे लोग अब सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत के प्रति, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपना नजरिया बदलना चाहिए। वो ईगो में रहकर अमेरिका का नुकसान न करवाए। ये जो बात कर रहे हैं वो भारत के फायदे की बात नहीं कर रहे। ये बात की जा रही है कि भारत जो फायदा उठा रहा है उससे अमेरिका को नुकसान क्या होगा। भारत को क्यों मजबूर होना पड़ा मार्केट एक्सेस के लिए यूरोप की तरफ, अफ्रीका की तरफ, एशिया के दूसरे देशों की तरफ, यहां तक कि चीन की तरफ देखने की। ये डोनाल्ड ट्रंप की नीति थी। जिस डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि हम ट्रेड के ऊपर अगर टैरिफ लगाकर भारत को मजबूर कर देंगे, रूस के यूक्रेन के साथ युद्ध को रुकवाने में भारत की भूमिका की बात नहीं थी, बल्कि उनकी बात थी कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी बात नहीं सुनी, क्यों नहीं पाकिस्तान की तरह हाँ में हाँ मिलाया, सीज फायर के लिए उनको क्रेडिट क्यों नहीं दी, और इस खुन्नस की वजह से अमेरिका का इतना नुकसान करवाया जा रहा है। इसलिए जब आवाज उठ रही है तो ट्रंप की परेशानी बढ़ रही है। अब अमेरिका में इस बात का दबाव है कि पहले तो भारत के खिलाफ लगाए गए टैरिफ को खत्म करो, और उसके बाद अगर यूरोप और अमेरिका में से भारत को चुनना पड़े या फिर सामान्य तरीके से पैरेलल ट्रेड करना पड़े, तो जो यूरोप की तरफ बढ़ते हुए अगर 2-4 साल हम इसी तरह से रहे तो भारत 2-3 सालों के बाद अमेरिका पर डिपेंडेंसी पूरी तरह खत्म करेगा, यूरोप की तरफ ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी शिफ्टिंग हो उससे पहले दरवाजा अपनी खोल दो, ताकि दोनों के बीच पार्टनरशिप भी बेहतर रहे, यूरोप का मार्केट भी भारत के लिए खुला रहे, तो बैलेंस हो जाएगा। हम पूरी तरह से बर्बाद होने से बच जाएंगे। भारत के साथ संबंध बीच बीच का रहेगा। इसलिए ट्रंप पर दबाव है। ट्रेड डील तो लॉक होगा भारत और अमेरिका के बीच भी, क्योंकि अमेरिका में अब ट्रंप की नहीं बल्कि अमेरिका के दूसरे लोगों की भी चल रही है। जी, खबरों के आखिर में बात यूजीसी पर बवाल के। देश भर में यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध तेज है। 13 जनवरी को अधिसूचित किए गए नए नियमों ने सियासत और कैंपस दोनों में उथल पुथल मचा दी। ये विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां कई याचिकाएं दाखिल करके इन नए नियमों को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यूजीसी ने जाति आधारित भेदभाव की गैर समावेशी परिभाषा दी है, जिसमें कुछ वर्गों को संस्थागत संरक्षण से बाहर रखा गया। आज सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने याचिका पर तत्काल सुनवाई पर कहा कि हमें पता है क्या हो रहा है, पहले खामियां दूर करें, हम इसे सूचीबद्ध करेंगे। क्या राजीव सर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ये विवाद पहुंचा है, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट से इसका समाधान निकलेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से समाधान निकलना ही चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट रोहित वेमुला के मां से, उनसे बात करके ये कह सकता है
कि नहीं नहीं, इनकी बातों को भी ध्यान में रखकर यूजीसी का गाइडलाइन जारी करना चाहिए। जब बेमुला के केस में सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कर सकता है तो इस मामले में भी करना चाहिए। और अर्जेंट हियरिंग की बात करके सुप्रीम कोर्ट ने अभी तत्काल के इतना कहा है कि कम से कम इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट एक्टिव है। नहीं तो ममता बनर्जी के मामले में देखिए एक्टिविटी कहां चली जाती है। अभी तक बार बार यह आरोप लगाया जा रहा है कि ममता बनर्जी संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ जहर उगल रही है, दंगा पैदा करने की कोशिश कर रही है, हमारे कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, फिर भी कोई निर्देश जारी नहीं किया गया। तो ऐसी स्थिति में यूजीसी का विवाद चल रहा है, दिशा निर्देश लागू किए जाने हैं, और ऐसे में जब नोटिफाई कर लिया गया तो जिन वर्गों को इससे समस्या है उसके समस्या के समाधान की कोशिश तो की जानी चाहिए। कम से कम कमेटी का गठन तो किया जाना चाहिए। तत्काल कुछ समय के लिए स्टे तो लगाई जानी चाहिए। अगर किसी वर्ग विशेष को इससे समस्या है, मतलब उसमें अगर एससी एसटी के बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए उनको ऐसा हथियार भी दिया जा रहा है जिससे कि उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला ले, बताए कि सरकार से कहां चूक हुई है, सरकार को इसमें बैलेंस कैसे करना चाहिए। कमेटी बनाकर यह निर्धारित करो कि क्या ऐसे दिशा निर्देश से उन लोगों को भी परेशान होना पड़ेगा जो कि इस रैगिंग के रैकेट में या दूसरे को परेशान करने वाले उस रैकेट का हिस्सा नहीं है, किसी आपसी दुश्मनी का शिकार होना पड़ेगा, किसी दूसरे कारण से उन्हें प्रताड़ित होना पड़ेगा क्योंकि जनरल कास्ट हो या ओबीसी हो। इन वर्गों के बच्चे भी कॉलेज में स्कूल में पढ़ते हैं, और कॉलेज में अगर इस तरह के दिशा निर्देश से उनका कुछ भी प्रभावित होता है, पनिशमेंट मिलता है, तो इसका मतलब है कि पूरा कैरियर बर्बाद होगा। वो 40 साल 50 साल के लोग नहीं हैं, वो बच्चे हैं जो अपने कैरियर डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, और उसी समय कॉलेज में ही उनके कैरियर को खत्म करने की बात होगी। ऐसे हथियार दे दिए जाएंगे किसी को जो कि उसका दुरुपयोग भी कर सकता है, तो फिर समस्या तो पैदा होगी। तो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका अच्छी है, सरकार को भी निर्देश दिया जाना चाहिए कि आप इस पे कमेटी बनाइए, उन लोगों से बात कीजिए जो कि विरोध में आए हुए हैं, उनकी समस्या भी सुनिए और बीच का एक रास्ता निकालिए जिसके कारण उन वर्गों को भी समस्या ना हो जो प्रताड़ित होते हैं, उन वर्गों को भी समस्या ना हो जो इससे प्रताड़ित हो सकते हैं। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।